अस्सलाम वालेकुम ICS स्टूडेंट्स। 187 पेज है और हम कर रहे थे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के मेरिट्स कि हमें कह रही थी कि नियर रेजिडेंस वो करते हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, औरतें भी, जिस पर मैंने बिलियन ट्री सुनामी की आपको मिसाल दी थी। उससे ये देखें कि एक छोटे पैमाने पर घर में काम शुरू हो गया, उनके आदमी भी, औरतें भी, बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो स्मॉल स्केल एक किस्म की उनके घर फर्म या इंडस्ट्री ये बन गई इलाके की। तो सब लोग अपनी अपनी लगा कर और पौधे भेज देते थे और फिर गवर्नमेंट से पैसे ले लेते थे। क्विक डिसीजन, द बिजनेस मैन हैज़ टू टेक द डिसीजन अबाउट बिजनेस। तो ये नहीं होगा कि भाई वो आज डिसीजन दे रहा है और उसको अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन होते होते बड़ा गैप पड़ जाए। वो फटाफट ही पहुंच जाता है वर्कर्स तक और वो उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। इकानमी इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स कि एंटरप्रेन्योर के पास छोटा स्टाफ होता है तो वो आराम से उन्हें कंट्रोल कर लेता है, और बड़ा स्टाफ होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामी मसाइल होंगे। सोशल इवल्स इरेडिकेशन, स्मॉल स्केल में ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई वहाँ पर गैर इखलाकी मज़दूरों में आदात हों, क्योंकि वो थोड़े से लोग होते हैं तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। फिर सेफ़ फ्रॉम एक्सीडेंट्स, हैवी मशीनरी क्योंकि नहीं होती, इस वजह से एक्सीडेंट्स की गुंजाइश कम होती है। नो डेंजर ऑफ ओवर प्रोडक्शन, छोटा बिजनेस होता है तो उस तरह आपने कंज्यूमर चॉइस के मुताबिक प्रोडक्शन करनी है, तो आप जितनी डिमांड होती है उतनी बनाते हैं, बल्कि हो सकता है उससे थोड़ा कम ही बनाते हो कि ओवर प्रोडक्शन ना हो जाए। फिर डीमेरिट्स क्या हैं छोटे बिजनेस के डीमेरिट्स क्या होते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हासिल नहीं होती जो बड़े बिजनेस को हासिल हो सकती, कि सस्ता रॉ मटेरियल होता है, स्किल लेबर मिल जाती है, वो सब इनके लिए मुश्किल होता है। फिर इनको फाइनेंशियल वीकनेस, इनको कर्जे वगैरह आसानी से नहीं मिलते, इनकी ओल्ड टेक्निक्स होती हैं, तो डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग लोन्स हासिल करने में भी इनको बैंकों से कुछ छोटे कारोबार को देते हुए ज़रा हिचकिचाते हैं। फिर लैक ऑफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, और लैक ऑफ पावर टू कम्पीट एंड फेस लॉसेस, इनकी इतने ज़्यादा बड़ा पैमाने पे कारोबार नहीं होता, खुदा न खास्ता कोई हो जाए कारोबार में डिस्टर्बेंस तो ये फेस नहीं कर सकते लॉस को, ठीक है। हाई प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि छोटे पैमाने पे ख़रीदारी करते हैं रॉ मटेरियल की तो उन्हें महंगा मिलता है, बड़े पैमाने पर जो कर रहे होते हैं उन्हें सस्ता मिल जाता है। नो बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं होती कि उसका कुछ और बन जाए तो वो उसका नुकसान होता है। वेस्टेज ऑफ टाइम, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती ना, थोड़े से वर्कर हैं वही सारा काम कर रहे हैं मिलजुल के, तो कोई भी जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से बहुत ज़्यादा इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा आउटपुट निकालना शुरू हो जाए, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होते हैं। फिर वो सारा काम वही कर रहे हैं, यानी छोटे पैमाने पर जूता बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पर ना सारे वर्कर्स जो एक वर्कर सारा जूता बना रहा है, उसका सोल भी बना रहा है, अपर भी बना रहा है, बकल्स लगा रहा है, डिज़ाइनिंग कर रहा है, सब कुछ, तो फिर ना वो उसकी एफिशिएंसी कम होगी और टाइम ज़्यादा कम वेस्ट होगा, और उसी की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर ना होने की वजह से टाइम भी वेस्ट होता है। फिर डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन्स, ठीक है, मॉडर्न मशीन को इस्तेमाल करना भी बहुत इन छोटे पैमाने पर मुश्किल होता है। यहाँ पर ना प्रिमिटिव यानी कि पुराने आलात इस्तेमाल होते हैं, मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहती है। अब जो अहम टॉपिक आ रहा है वो है लॉ ऑफ रिटर्न, कवानीन हासिल इन्हें उर्दू में कहा जाता है, ठीक है। ये सवाल FAQ है, अगर इस चैप्टर में से कोई ज़्यादा आता है तो वो यही है, लॉ ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और इसको ब्रेक करके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। ये तीन, एक फर्म जो होती है ना वो 3 स्टेजेस में से गुजरती है। जब कारोबार शुरू होता है ना तो इकोनॉमीज़ की वजह से
और एफिशिएंट हो अगर एंटरप्रेन्योर तो उसकी कॉस्ट गिरती जाएगी और उसकी वसूलियाँ बढ़ती जाएंगी, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे रहेगा। ठीक है, फिर जूँ जूँ कारोबार वो बढ़ाता जाएगा अपनी आउटपुट, फिर एक वक्त आएगा कि वो कांस्टेंट रिटर्न्स पे आ जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा, फिर डिक्रीजिंग पर आ जाएगा। यानी कि 3 फेजेस से गुजरेगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया ना, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स को हम अब पहले डिटेल में देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ती है, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर को बढ़ाते हैं तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी बढ़ रही है, आपका बिजनेस जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे। ठीक है, दिस लॉ कैन बी डिफाइंड, इसकी ये डेफिनेशन है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद फिक्स्ड इज इंक्रीजिंग, देन दिस सिचुएशन लीड्स टू द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग। आपने लेबर और कैपिटल है और ये मार्जिनल रेवेन्यू है। लेबर और कैपिटल आप मिलाते हैं तो आपके पास पहले के क्या आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो देखिए इस तरह, ये एक पेयर आपने लगाया हुआ लेबर और कैपिटल का, 2 3 4 5, टोटल रेवेन्यू पहले वाला आपको 100 दे रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू 100 है। फिर 250 में से 100 निकाला 150, अगला आपने मजदूर कैपिटल और लेबर लगाया यूनिट, तो आपके पास 150 मार्जिनल रेवेन्यू आया। फिर आपने उससे अगला लगाया 200 आया, फिर 250, फिर 300, बढ़ता जा रहा है। ये सारा आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। ठीक है, ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को साबित कर रहा है ये शेड्यूल। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जब आप बताएंगे आप ये तारीफ लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, और लिख देंगे कि हमने इसमें लैंड को फिक्स्ड रखा है 10 एकड़ और लेबर और कैपिटल इसमें बदल रहे हैं। तो लेबर और कैपिटल बदल रहे हैं, लैंड को इसीलिए उन्होंने कॉलम ही नहीं बनाया, उसको उन्होंने 10 एकड़ पे फिक्स कर। 10 एकड़ लैंड पर आप लेबर और कैपिटल बढ़ाते जा रहे हैं तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर आपने ये शेड्यूल बनाकर ये डायग्राम बना देनी है। ठीक हो गया, फिर आपके पास आ जाता है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये सारी हैं। और अजम्पशंस इसकी क्या है, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हो रहा, यानी कि लैंड। वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो सेम क्वालिटी और स्टैंडर्ड के हैं, जो लेबर और कैपिटल आप लगा रहे हैं वो इस सेम क्वालिटी के हैं और स्टैंडर्ड के हैं। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स शुड बी अवेलेबल एज नीडेड, यानी कि वो अगर आप उनको ख़रीदते जाएं तो वो मिलते जाएंगे, ये नहीं है कि वो कमी हो जाएगी, किल्लत होगी, यानी इलास्टिक सप्लाई होगी उनकी। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी चेंज, कीपिंग इन व्यू द अबव assumption द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कैन बी प्रूव्ड। अगर ये सारी शराइत पूरी होंगी तो ये लॉ प्रूव होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की जो एप्लीकेशन है ये अप्लाई कहाँ पर होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। इस सेक्टर में आप कुदरत इसको इतना कंट्रोल नहीं कर रही बल्कि इंसान कर रहा होता है, तो वो इसको अपनी यानी कि जैसे एग्रीकल्चर है ना, वो बारिश पर, पानी की सप्लाई पर, कोई टिड्डी दल या कुछ कुदरती आफात वगैरह की वजह से वो ख़राब भी हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्री में इस किस्म की नेचुरल क्लैमिटीज़ कम से कम होती हैं, तो ह्यूमन हैंड ज़्यादा होता है, तो वो फिर इंक्रीजिंग रिटर्न पर रखता है अपने, अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, इंटेलिजेंट है, कॉम्पिटेंट है।
तो इंडस्ट्री सेक्टर में ये काम करता है ज़्यादातर लॉ। और बिज़नेस जैसे जैसे एक्सटेंड होता है, बढ़ता जाता है, वो ऑप्टिमल प्रोडक्शन करता है और मार्जिनल प्रोडक्शन बिगिनस टू डिक्रीज़ आफ्टर सच एज द लेवल देर, ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो होती है वो गिरना शुरू हो जाती है। पहले कांस्टेंट होती है और फिर गिरना शुरू। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, अगर मार्जिनल प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाए तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसकी तारीफ ये है, एक किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में मार्जिनल प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर्स की जब कंबाइन की जाए फिक्स्ड से, यानी 10 एकड़ ज़मीन के साथ लेबर और कैपिटल आप बदलते जाएं तो उसकी प्रोडक्शन सेम रहे, इंक्रीज़ ना कहें, जो प्रोडक्शन है वो सेम रहे तो कांस्टेंट रहे, तो हम उसे कहेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। इसके लिए आप इस तरह बनाएंगे, यूनिट्स ऑफ लेबर और कैपिटल लगाएंगे, टोटल रेवेन्यू, टोटल वसूली बढ़ रही है, कुल वसूली 300, 600, 900, मार्जिनल वसूली कितनी आ रही है, 600 में से 300 निकाली 300, 900 में से 600 निकाली 300, कांस्टेंट आ रही है, ये कांस्टेंट रिटर्न हो गया। इसकी डायग्राम जो है वो ऐसे बनेगी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हो गया ना। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आप लिखेंगे कि एक्स एक्सिस के तक बिल्कुल पैरेलल आएगा, और क्योंकि आप कोई भी इसमें प्रोडक्शन में इंक्रीज़ नहीं आ रही तो कांस्टेंट रिटर्न्स जो है ना हो रहा है। अब ये उन इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई होता है जहाँ पर नेचर और ह्यूमन एफर्ट्स दोनों इन्वॉल्व होती हैं। जैसे वूल इंडस्ट्री, वूल जो है वो शीप्स से हासिल की जाती है जो कि नेचर से इफ़ेक्टेड होती हैं। शीप्स की अच्छी पैदाइश, उनकी ग्रोथ वगैरह सारी कुदरत पर डिपेंड कर रही होती है, अच्छी चरागाहें हैं क्या है। और फिर उसके बाद इंसानी एफर्ट कहाँ, जब उसकी ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं, शॉल्स बनाई जाती हैं, तो ये दोनों से इफ़ेक्ट हो रही है। तो जो ये इंडस्ट्रीज़ जो होती है ना कांस्टेंट रिटर्न पर काम करती हैं, ठीक है। तो बोथ फोर्सेस compete each other and there is balance between them, hence marginal production remains the same. It must be kept in mind that such industries do not always remain under the constant return scale. Ultimately these become under the law of decreasing returns. ये इंडस्ट्रीज़ जो कांस्टेंट रिटर्न पे आ चुकी होती है ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीजिंग रिटर्न पे चली ही जाती है, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न क्या है कि उसी तरह आपके पास लैंड है 10 एकड़, कैपिटल और लेबर को आप बदलते जा रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपकी वो इंक्रीज़ तो बिल्कुल नहीं कर रही, कांस्टेंट भी नहीं बल्कि डिक्रीज़ कर रही है। उस सिचुएशन को हम कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न। इसको फिर तारीफ बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में होगी लेकिन डिक्रीजिंग की होगी। प्रोडक्शन प्रोसेस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लेबर और कैपिटल वेरिएबल फैक्टर्स हैं, इनको फिक्स के साथ यानी लैंड के साथ मिला रहे हैं और गिरती जा रही है तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू, हो गया लॉ, ठीक है। ये लॉ जो होता है कब होता है, कांस्टेंट रिटर्न के बाद आता है। इसको हम शेड्यूल की मदद से भी बता देते हैं और एक डायग्राम भी बना लेते हैं। सही हो गया, ये शेड्यूल आ गया। टोटल रेवेन्यू 300, 550, 750, 900, 1000। 550 में से 300 निकाला, 250, 200, ये देखें मार्जिनल रेवेन्यू गिरता हुआ जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही है कि ये नीचे की तरफ बिल्कुल डिमांड कर्व की तरह नीचे की तरफ गिर रहा है। इसकी अजम्पशंस ये हैं कि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज ना हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ना बदलें यानी तरीके ना बदलें, फिर वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं लैंड और कैपिटल वो होमोजीनियस हो, बदलें नहीं, यकसा हो, लेवल ऑफ ऑप्टिमल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड रीच एट एन एंड, के ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन से ऊपर जब बात जाती है ना, आप उससे आगे जब जाते हैं तो आप नुकसानात में जाते हैं। अब ये लॉ कहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर में जल्दी इसका नफाज हो जाता है,
नेचुरल डिज़ास्टर्स, फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राउट होती है, खुश्क साली, फेमाइन, कहत पड़ जाता है, ठीक है। लैंड लिमिटेड होती है, उसकी फर्टिलिटी कैन बी इंक्रीज ओनली टू, कि आप कितनी खाद डाल सकते हैं, लैंड की अपनी एक कैपेसिटी होती है। डिवीजन ऑफ लेबर एक ख़ास हद तक होती है, उसके बाद नहीं होता है। बिजनेस जो में एक्सपैंड करता है तो आउटपुट डिक्रीज़ होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आउटपुट पुरानी तरह के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं तो उससे प्रोडक्शन गिरती है। थैंक यू।